वन स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2024 के लिए टेस्ट सीरीज, और ये टेस्ट सीरीज दृष्टि आईएएस का है। इसके पहले भी हमने और टेस्ट दृष्टि आईएएस के सॉल्व किए हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो चैनल पे अपलोड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ये जो हमारा टेस्ट है ये साइंस और करंट अफेयर का है। इसके पहले हमने 40 क्वेश्चन किया था, उसको चैनल पे अपलोड है, उसका फर्स्ट पार्ट। ये आज हम 40 प्रश्न से आगे सॉल्व करेंगे। सारे करंट के प्रश्न हैं 40, प्रश्न संख्या 40-45 तक। तो आप लोग अच्छे से करंट देखते रहिएगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट करंट ही पूछे जाते हैं। इस टेस्ट सीरीज में भी अच्छे जो करंट अफेयर का लेवल है काफ़ी अच्छा है, तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं करंट अफेयर को। यहाँ से जो यहाँ पे दिया हुआ है वो करंट अफेयर अच्छे से तैयार करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 40 देख लेते हैं। इसमें है कि क्या ट्रेन टकराव में शून्य दुर्घटना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन द्वारा विकसित एक टकराव रोधी प्रणाली है? कौन सा है इसमें? तो कवच है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, कवच इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 है, इसको देखते हैं। कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कंप्यूटर पीढ़ी प्रयुक्त प्रौद्योगिकी सही सुमेलित है? कौन सा इसमें से सही सुमेलित है? तो जो तृतीय पीढ़ी दिया हुआ है, एकीकृत सर्किट यानी कि आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट जो है, इसका इस्तेमाल हुआ है तृतीय पीढ़ी में, ये बिल्कुल सही है। बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रथम पीढ़ी में क्या यूज हुआ है। प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब था, ना कि ट्रांजिस्टर। और चतुर्थ पीढ़ी में, तो चतुर्थ पीढ़ी में क्या यूज हुआ है? तो चतुर्थ पीढ़ी में सिंपली माइक्रो प्रोसेसर या फिर एकीकृत सर्किट, चतुर्थ पीढ़ी में। और पांचवी पीढ़ी में, तो पांचवी पीढ़ी में एआई का उपयोग हुआ है। तो इस तरीके से जानते रहिएगा। जो तृतीय पीढ़ी यहाँ पे दिया हुआ है वो ऑलरेडी सुमेलित है, वही इसका सही आंसर होगा। बाकी तीनों ऑप्शन का हमने सही आंसर देखा। नेक्स्ट प्रश्न है मेलवेयर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? मेलवेयर के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? पहले कथन देखते हैं। तो स्पाईवेयर दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जो किसी डिवाइस में घुसपैठ करता है, व्यक्तिगत डेटा एकत्र करता है। दूसरा कथन है रैंसमवेयर पहुंच बहाल करने हेतु भुगतान फिरौती की मांग में पीड़ित की महत्वपूर्ण फाइलों को एन्क्रिप्ट करता है। यदि फिरौती का भुगतान किया जाता है तो रैंसमवेयर पीड़ितों को एक डिस्क्रिप्शन कुंजी प्राप्त होती है। इसमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नीचे दिया हुआ है। तो इसमें से दोनों कथन जो हैं बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जीएसएलवी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जीएसएलवी के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है, ये पूछा गया है। तो कथन देखते हैं। पहले कथन है जीएसएलवी MK3 इसरो द्वारा बनाया गया एक हैवी लिफ्ट प्रक्षेपण यान है जिसे चंद्रयान फर्स्ट उपग्रह को विमोचित करने के लिए चुना गया था। सेकंड कथन है वाहन में एक क्रायोजेनिक ऊपरी चरण, एक कोर तरल बूस्टर और दो ठोस स्ट्रैप ऑन है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे केवल दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। विश्व का सबसे बड़ा एकल पृथ्वी अवलोकन कार्यक्रम कॉपरनिकस संबंधित है? किससे संबंधित है कॉपरनिकस? तो कॉपरनिकस संबंधित है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व का पहला क्वांटम संचार उपग्रह विमोचित किया है? किसने विमोचित किया विश्व का पहला क्वांटम संचार उपग्रह? तो यह विमोचित किया गया है चीन के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मानव रहित हवाई वाहन UAV रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है?
किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह विकसित किया गया है इंपीरियल ईगल द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सॉरी, फिर से देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रहित हवाई वाहन रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है? यहाँ पे 4 पॉइंट दिया हुआ है, कौन कौन सा इसमें से विकसित किया गया है ये पूछा है। लक्ष्य है, निशांत है, पंक्षी है और इंपीरियल ईगल है। तो इसमें से चारों जो हैं यह विकसित किए गए हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की पहली स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है? कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा INS अरिहंत। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से 5G तकनीक का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? कौन नहीं करता इसमें 5G तकनीक का? तो व्हाइट फाई जो है यह नहीं करता। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल नहीं है? कौन सा इसमें से अम्ल नहीं है? तो जो नींबू पानी है यह इसमें अम्ल नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी दही, संतरे का रस और सिरका यहाँ पे अम्ल हैं। दही में आप लोगों को पता होगा लैक्टिक अम्ल होता है और सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। संतरे का रस इसमें सिट्रिक अम्ल होता है। बाकी नींबू पानी में कोई अम्ल नहीं है यहाँ पे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, लंदन स्मॉग या सल्फ्यूरस धुंध का मुख्य कारण है? क्या कारण है इसका? तो इसका जो कारण है यह है कोयला। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो लाफिंग गैस जो नाइट्रोजन दिया हुआ है यह सही नहीं है। नाइट्रस ऑक्साइड होता है लाफिंग गैस से संबंधित, और ये प्रश्न जो है PCS 2023 प्रीलिम्स में पूछा गया था, नाइट्रस ऑक्साइड से संबंधित प्रश्न। बाकी अश्रु गैस तो अल्फा क्लोरो एसीटोफेनॉन है, और गंधक तो सल्फर, और स्ट्रेंजर गैस तो जीनोन है। यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन डी, और इसका सही सुमेल होगा लाफिंग गैस का होगा नाइट्रस ऑक्साइड, ना कि नाइट्रोजन। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, माचिस कीटनाशक तथा कवकनाशक में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो प्रयोग होता है वह होता है सल्फर का। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेल करना है, तो एसिटिक अम्ल दिया हुआ है। हाँ, एसिटिक अम्ल तो यह सिरका में होता है, अभी ऊपर हमने देखा। ऑक्जेलिक अम्ल, तो ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है यह टमाटर में होता है। टार्टरिक अम्ल तो यह होगा अंगूर में, और मैलिक अम्ल होता है सेब में। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा 3, 2, 1, 4। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव रक्त का pH मान होता है। मानव रक्त का pH मान कितना होता है? तो मानव रक्त का जो pH मान होता है वह होता है 7.35 से 7.45। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि मानव शरीर कितने pH पर कार्य करता है? तो यह 7 से 7.5 ऑन एन एवरेज यहाँ इसके बीच में कार्य करता है मानव शरीर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, कास्टिक सोडा का रासायनिक रूप है। कास्टिक सोडा का रासायनिक रूप क्या होगा? तो यह होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है। दूसरा कथन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन्स के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा यहाँ पे कथन सही है? तो यहाँ पे दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है? किसका उपयोग फलों को पकाने में किया जाता है? तो एथिलीन का प्रयोग फलों के पकाने में किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। जो कार्बाइड आता है उसको फलों को पकाने में गाँव वगैरह में यूज होता है, तो उससे एथिलीन गैस ही निकलती है जिससे फल पक जाते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वुड स्प्रिट कहा जाता है और इसका उपयोग पेंट के लिए विलायक के रूप में किया जा सकता है? किसको कहा जाता है वुड स्प्रिट? तो वुड स्प्रिट जो है यह मिथाइल एल्कोहल को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन इसमें ऐसा है जो कि सही नहीं है? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है न्यूप्रीन एक प्राकृतिक बहुलक है, तो यहाँ पे सही नहीं है।
न्यूप्रीन जो है न्यूप्रीन को पॉलीक्लोरोप्रीन या पीसी रबर भी कहा जाता है। यह सिंथेटिक रबर का एक समूह है, ना कि प्राकृतिक बहुलक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही नहीं है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बुलेट प्रूफ सामग्री बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है? 3 पॉइंट है। तो केवलर, लेक्सन और टेफ्लॉन किससे बनाई जाती है? तो यह बनाई जाती है केवलर और लेक्सन से। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्राइनाइट्रोटोलुइन का उपयोग किया जाता है, किसमें उपयोग होता है इसका? तो इसका उपयोग विस्फोटक के रूप में होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसमें नाइट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ट्राइनाइट्रोटोलुइन में जो है नाइट्रिक एसिड का उपयोग होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एलपीजी तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस निर्मित है, किससे निर्मित है? इसका जो मेन घटक है क्या है? तो इसका मेन घटक होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और प्रश्न एक बार पूछा गया है पीसीएस में कि एलपीजी में जो गंध होती है, क्योंकि उसमें एक स्पेशल गंध होती है गैस सिलेंडर से, जब गैस लीक होता है तो पता चलता है, तो वह किसके कारण होती है? तो वह होती है एथिल मर्केप्टेन के कारण। ये जानते रहिएगा, ये शायद 2018 या 2017 में प्रीलिम्स में ही, पीसीएस प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा गया था। तो वो होता है एथिल मर्केप्टेन, जिसके कारण से एलपीजी में दुर्गंध आती है। और वो हमें ये बताने के लिए उस गैस का यूज होता है कि कभी गैस लीक हो तो हमें पता चल सके। तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। प्रोपेन और ब्यूटेन जो है वह एलपीजी का मुख्य घटक है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता? किसका उपयोग इसमें से नहीं होता खाद्य परिरक्षक के रूप में? तो फार्मिक अम्ल जो है इसका उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में नहीं होता। बाकी सोडियम मेटाबाइसल्फेट और सोडियम बेंजोएट और एस्कॉर्बिक अम्ल, इन सब का जो है उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में होता है। फार्मिक अम्ल का नहीं होता है। फार्मिक अम्ल जो होता है यह एक रंगहीन उत्तेजक वाष्पशील अम्ल है जो कार्बन मोनोऑक्साइड और भाप के उत्प्रेरक रूप से निर्मित होता है या कुछ चींटियों द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो यही फार्मिक अम्ल होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। फार्मिक अम्ल का उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रशांतक का उपयोग किया जाता है। प्रशांतक का उपयोग किसमें किया जाता है? तो प्रशांतक का उपयोग जो है चिंता को कम करने के लिए किया जाता है। तनाव या चिंता को कम करने के लिए जो औषधियाँ बनाई जाती हैं उसमें प्रशांतक का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ उत्पाद है, दूसरी तरफ चीनी के प्रकार हैं। नीचे ऑप्शन दिया हुआ है अंगूर, तो अंगूर में जो होगा यह हो जाएगा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज होगा। शहद में एक मिनट, अंगूर में जो होगा यह होगा ग्लूकोज। अंगूर में ग्लूकोज होगा और शहद में जो होगा वह होगा फ्रक्टोज। और दूध में होगा लैक्टोज। टेबल शुगर में होगा सुक्रोज। तो इसका जो सही कूट बनेगा वह होगा 2 1 4 3। 2 1 4 3 होगा। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग साबुन निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता? किसका उपयोग नहीं होता इसमें? तो जो सोडियम सल्फेट है इसका उपयोग नहीं किया जाता है। बाकी वनस्पति तेल, कास्टिक सोडा और सोडियम रोसिनेट जो है इसका उपयोग साबुन निर्माण में किया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे जो है सोडियम सल्फेट का उपयोग इसमें नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत शक्ति का मात्रक है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? तो विद्युत शक्ति का मात्रक जो है यह है वाट। यह जेम्स वाट के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। शक्ति का एसआई मात्रक जो है वाट है, जो जूल प्रति सेकंड के बराबर है। शक्ति को हमेशा वाट या किलोवाट में दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। किसका मात्रक है प्रकाश वर्ष? तो प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी का मात्रक है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मात्रक है जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय गई दूरी के बराबर है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ओडोमीटर एक उपकरण है। कैसा उपकरण है ओडोमीटर? तो एक पहिए वाले वाहन द्वारा तय गई
तय की गई दूरी को मापता है ओडोमीटर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अवतल दर्पण का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है। किसमें किया जाता है अवतल दर्पण का प्रयोग? तो अवतल दर्पण का जो प्रयोग होता है वह होता है टॉर्च में भी होता है, आपके वाहनों के अग्रदीप या हेडलाइट्स। हमेशा याद रखिएगा, जो आपका फ्रंट मिरर होता है उसमें जो है अवतल दर्पण होता है, लेकिन जो साइड मिरर होता है वो उत्तल दर्पण होता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये बार बार प्रश्न में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्योंकि हेडलाइट में जो होता है उसमें अवतल दर्पण होता है, और साइड मिरर यानी कि पीछे का जो दृश्य देखने के लिए दोनों तरफ गाड़ियों में शीशे लगे होते हैं, वो जो होते हैं वो उत्तल दर्पण होते हैं। और सर्च लाइट, इसमें भी अवतल दर्पण होता है। और जैसे डॉक्टर लोग जो दांत, आँख, कान ये सब देखने के लिए यूज करते हैं शीशा, उसमें भी अवतल दर्पण होता है। तो इसको याद रखिएगा, और ना याद हो तो कहीं नोट करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में पीसीएस के लिए तो ये फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तीनों यहाँ पे सही हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। तो कथन है, इमारत के निर्माण के दौरान इमारत की दीवारों में इमारत से ऊंची एक धातु की छड़ स्थापित की जाती है। कारण है, तड़ित चालक का उपयोग इमारतों को बिजली के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। तो कौन सा यहाँ पे सही है? तो पहला कथन सही है, जो कि कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तड़ित जो चालक होता है वो हमेशा तांबे का बनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। धातु की छड़ विद्युत आवेश के जमीन तक पहुंचने के लिए एक सरल पथ प्रदान करती है, जिससे जो लाइटनिंग की समस्या होती है, बिजली कड़कती है और बिजली पड़ती है, उससे बचा जा सकता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है? पहला कथन है, प्रकाश का आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा कथन है, प्रकाश सभी सतहों से परावर्तित होता है। प्रकाश सभी सतहों से परावर्तित होता है, इसमें कौन सा सही है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों कथन यहाँ पे सही हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। परावर्तन के दो नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। नियम जान लेते हैं। पहला नियम होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा है, आपतित किरण परावर्तित किरण एवं परावर्तक सतह पर आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी परावर्तन के दोनों नियम हमने जान लिए, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिकथन, ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग का उपयोग किया जाता है। कारण क्या है? लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, ए सत्य है किंतु आर असत्य है, गलत है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक एवं परिप्रेक्ष्य सबसे कम होता है, जबकि बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य कम और परिप्रेक्षण अधिक होता है। देखिए, तरंगदैर्घ्य लाल रंग का अधिक होता है, जबकि बैंगनी रंग का कम होता है। जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा रहेगा वो उतना ही कम फैलेगा, मतलब उसका बिखराव नहीं होता है, तो दूर से वो चीज़ें दिखाई दे जाती हैं। इसीलिए लाल रंग में बिखराव नहीं होता, इसलिए खतरे के निशान के रूप में उसको उपयोग किया जाता है, ताकि दूर से ही हमें दिखाई दे दे। और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है, इसलिए उसका बिखराव ज़्यादा होता है, और किसी इंडिकेटेड जगह पे उसको यूज नहीं करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कथन ए सत्य है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित करना है। एक तरफ ध्वनि के स्रोत हैं, दूसरी तरफ औसत तीव्रता है। तो यहाँ पे सामान्य श्वास जो है वह 100 डेसिबल, सामान्य श्वास जो होगा वह 10 डेसिबल, और औसत कारखाना जो होगा वह 80 डेसिबल ध्वनि की तीव्रता यहाँ पे रहती है। सामान्य बातचीत जो होगा वह 60 डेसिबल, और व्यस्त यातायात तो यह होगा 70 डेसिबल। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 4, 3, 1, 2। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापते हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त ऊष्मा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही नहीं है। कौन सा इसमें सही नहीं है? पहला कथन है, जब जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है तो वह गुप्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। दूसरा कथन है, इससे पदार्थ के तापमान में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे केवल दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यांत्रिक तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है? पहला है, इसमें एक माध्यम द्वारा ऊर्जा स्थानांतरित होती है। दूसरा है, यह या तो अनुप्रस्थ तरंग है या अनुदैर्घ्य तरंग हो सकती हैं। तो इसमें कौन सा सही है ये पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा, यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाँ, जो ये प्रश्न संख्या 75 था, इसमें दूसरा गलत है, पहला सही है, क्योंकि इसमें ऊपर पूछा भी गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। हाँ, तो यांत्रिक तरंगों के बारे में तो इसमें दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग यह है कि जो तरंग की गति होती है वह लंबवत होती है कणों के, और अनुदैर्घ्य जो होता है वह समानांतर होता है। तो इसलिए दोनों कथन यहाँ पे सही हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंगों में अधिकतम ऊर्जा होती है? किसमें अधिकतम ऊर्जा होती है? तो यह गामा तरंग जो है इनमें अधिकतम ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, विद्युत जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दूसरा कथन है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग अतिचालक सामग्री के रूप में नहीं किया जा सकता? किसका उपयोग नहीं होता? तो कार्बन का उपयोग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत फ्यूज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्यूज में प्रयुक्त तारों का गलनांक उच्च होता है। दूसरा कथन है, फ्यूज वाले परिपथ के माध्यम से सुरक्षित रूप से प्रवाहित होने वाली धारा की एक अधिकतम सीमा होती है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो केवल दूसरा कथन यहाँ पे सही है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत चुंबकों का उपयोग किया जाता है। किसमें विद्युत चुंबकों का उपयोग होता है? तो यह उपयोग होता है भारी वजन उठाने वाली क्रेनों में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कुचालक है? कौन इसमें से कुचालक है? तो टंगस्टन जो है यह कुचालक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दही बनाना एक प्रक्रिया है जिसमें शामिल हैं। तो इसमें जीवाणु शामिल होते हैं, लैक्टोबैसिलस नाम के जीवाणु होते हैं जो दही बनाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगर कभी उससे सूक्ष्मदर्शी से आप देखेंगे तो दही में बैक्टीरिया दिखाई देते हैं। खैर, कभी देखने की कोशिश मत करिएगा, वरना खा नहीं पाएंगे, और दही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बल मापने की मानक इकाई क्या है? बल मापने की मानक इकाई, तो बल मापने की जो मानक इकाई है वह न्यूटन है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बल को एक सदिश राशि के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बल एक सदिश राशि है, जानते रहिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में किसी पिंड में गतिज ऊर्जा होती है? किस अवस्था में किसी पिंड में गतिज ऊर्जा होती है? तो यह होती है गति की अवस्था में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से ट्रांसमीटर का उद्देश्य क्या है? ट्रांसमीटर का उद्देश्य क्या है? तो सिग्नल को उपयुक्त रूप से परिवर्तित करना ट्रांसमीटर का उद्देश्य है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पशुपालन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पशुपालन जो है वह किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा भेड़ पालन, भैंस पालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन सबसे संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
मत्स्य पालन को पिसीकल्चर कहते हैं, इसको जानते रहिएगा, परीक्षा में पूछता है पिसीकल्चर। तो इसका जो सही आंसर होगा पशुपालन में, तो सभी संबंधित हैं इससे, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है बीटी टॉक्सिक बीटी टॉक्सिक का उत्पादन जीवाणु द्वारा होता है, तो यह होता है बैसिलस थुरिनजिनेसिस। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बैसिलस थुरिनजिनेसिस। बैसिलस थुरिनजिनेसिस जो है कपास को बैक्टीरियम बैसिलस थुरिनजिनेसिस से एक प्रोटीन का उत्पादन करने के लिए विकसित किया गया है, जो कुछ कीड़ों के लिए विषैला होता है। यह गुण रासायनिक कीटनाशकों की आवश्यकता को कम करता है और कपास की फसल को नुकसान से बचाने में सहायता करता है। इसका विरोध भी किया जा रहा है क्योंकि ऐसे पौधे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं, क्योंकि इंसान पौधों में ही ये क्वालिटी डेवलप की जाती है, जिससे कुछ खरपतवार वहाँ पे नहीं उगते और कीड़ों के लिए भी सैले होते हैं, तो नॉर्मल इंसान के लिए भी वो इंसान को भी प्रभावित कर सकते हैं, इसीलिए इसका विरोध होता रहता है समय समय पे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कृषि की दृष्टि से कौन सा महत्वपूर्ण जीवाणु जीन राइजोबियम से पृथक किया जाता है? कौन सा जीवाणु है? तो यह NIF जीन है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। निफ जीन जो है जीन का एक समूह है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण में शामिल होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है टमाटर के पकने में देरी का कारण है। टमाटर के पकने में देरी का क्या कारण है? तो यह एंटीसेंस PG है। PG का मतलब पॉली गैलेक्टोरोनेज है। गैलेक्टोरोनेज नामक एक एंजाइम है जो पेक्टिन के क्षरण के लिए जिम्मेदार है, जिससे पकने की प्रक्रिया तीव्र होती है। एंटीसेंस PG के निर्माण को रोकता है, जिससे पकने की प्रक्रिया में देरी होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूक्ष्म जीवों के बारे में सही नहीं है? कौन सा यहाँ पे सूक्ष्म जीवों के बारे में सही नहीं है? तो ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है सूक्ष्म जीव जैव प्रौद्योगिकी के लिए आदर्श नहीं है, ये यहाँ पे गलत है। बाकी जो ऑप्शन है वो सब सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रतिबंध एंजाइम है। प्रतिबंध एंजाइम क्या है? तो यह आणविक कैंची है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से DNA प्रौद्योगिकी के उपकरण हैं। DNA प्रौद्योगिकी के उपकरण कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे प्रतिबंधित एंजाइम, क्लोनिंग वेक्टर और सक्षम मेजबान जो है, ये तीनों DNA प्रौद्योगिकी के उपकरण हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है रिकॉम्बिनेट DNA तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित प्रक्रियाओं पर विचार कीजिए। अब क्या है कि यहाँ पे इनको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे DNA का पृथक्करण सबसे पहले, फिर उसके बाद प्रतिबंध एंडो न्यूक्लियजेस द्वारा DNA का विखंडन होता है सेकेंड टाइम पे, फिर उसके बाद वांछित DNA टुकड़ों का पृथक्करण होगा और फिर होगा पुनः संयोजक DNA को मेजबान में स्थानांतरित करना। तो इसका जो सही कोड होगा 1 2 3 4 वो ऑलरेडी मतलब व्यवस्थित ही किया हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, व्यवस्थित करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है लाइसोजाइम का उपयोग बैक्टीरिया कोशिकाओं को विघटित करने के लिए किया जाता है। दूसरा है पादप कोशिकाओं के विघटन के लिए सेलुलोज प्रयोग किया जाता है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बायोगैस उत्पन्न करने के लिए कुछ जीवाणु किस माध्यम पर विकसित होते हैं? तो यह विकसित होते हैं सेलुलोज माध्यम पे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जीवित जीवों के निम्नलिखित में से किस साम्राज्य में कोशिका भित्ति अनुपस्थित है? तो किस में अनुपस्थित होती है? तो यह प्राणी में अनुपस्थित होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशिका के बारे में सही नहीं है?
कौन सा कथन ऐसा है जो कि कोशिका के बारे में सही नहीं है? तो ऑप्शन बी जो है कि पादप पशु और कवक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण हैं, यह यहाँ पे सही नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्रियां कहा जाता है? कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्रियां, तो यह राइबोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, समसूत्री विभाजन से उत्पन्न संतति कोशिकाओं को द्विगुणित कोशिकाएं कहा जाता है जिनमें गुणसूत्रों के 2 पूर्ण समूह होते हैं। दूसरा कथन है, अर्धसूत्री विभाजन यह सुनिश्चित करता है कि मनुष्य में प्रत्येक पीढ़ी में गुणसूत्रों की संख्या समान हो। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पादप जगत के निम्नलिखित में से किस उपसमूह में अनावृत बीज होते हैं? किसमें होते हैं? तो यह होते हैं जिम्नोस्पर्म में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पादपों में मौजूद जटिल अस्थायी ऊतकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जाइलम पानी को जड़ों से तने और पत्तियों तक पहुंचाता है। दूसरा है, फ्लोएम भोजन को पत्तियों से जड़ों और तनों तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। जाइलम जो है जड़ों पानी का प्रवाह करता है पौधे में, और फ्लोएम जो है वह भोज्य पदार्थों को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन का उपयोग बीजों और कलियों में अंकुरण गतिविधियों को रोकने के लिए किया जा सकता है? किसका? तो एब्सिसिक अम्ल का। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग पौधों में कवक रोगजनक के कारण होता है? कौन सा होता है? तो जंग संक्रमण होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यह प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए पौधों और अन्य जीवों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को डाट के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है इस प्रक्रिया को? तो इस प्रक्रिया को जाना जाता है प्रकाश संश्लेषण के रूप में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव पाचन तंत्र में शामिल निम्नलिखित प्रक्रियाओं पर विचार कीजिए और उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले आएगा, सबसे पहले होगा अंतर्ग्रहण, फिर होगा पाचन, और फिर होगा अवशोषण, फिर होगा स्वांगीकरण। तो इसका जो सही कोड बनेगा वह होगा 1 4 3 2। ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की छोटी आंत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन यहाँ पे मानव शरीर की छोटी आंत के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि यह पित्त रस स्रावित करता है जो पित्ताशय नामक थैली में जमा होता है, ये बिल्कुल गलत है, और यही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया कौन सा सही नहीं है छोटी आंत के बारे में। जो पित्त रस होता है यह हमारे यकृत से स्रावित होता है और पित्ताशय यानी कि गाल ब्लैडर में इकट्ठा होता है। तो यहाँ पे जो ये कथन दिया हुआ है ये छोटी आंत के बारे में गलत है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी ऊपर जो दिया हुआ है कि यह यकृत और अग्न्याशय से स्राव प्राप्त करता है, बिल्कुल सही है, और यहीं पर पोषक तत्वों को पचाने की अधिकांश क्रियाएं होती हैं, ये भी सही है। यह अत्यधिक कुंडलित है और 7.5 मीटर लंबी है, ये भी सही है। सिर्फ यहाँ पे ये भी पूछा, कथन में जो पूछा है कौन सही नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही नहीं है, क्योंकि पित्तरस का स्राव यकृत से होता है और पित्ताशय गाल ब्लैडर में इकट्ठा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हृदय से रक्त को मानव शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है? कौन ले जाता है? तो यह धमनियां हैं जो ले जाती हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त होता है और सिराओं में अशुद्ध रक्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत रक्त कोशिकाओं का कार्य है? तो श्वेत रक्त कोशिकाओं का कार्य जो है यह है प्रतिरक्षा करना, यानी कि ये हमारे
प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त संबंधी रोग श्वेत रक्त कोशिकाओं का कैंसर है? श्वेत रक्त कोशिकाओं का कैंसर कौन सा है? तो ल्यूकेमिया जो है यह श्वेत रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग शरीर के तापमान को, खाने पीने की इच्छा को नियंत्रित करता है? शरीर के तापमान और खाने पीने की इच्छा को कौन नियंत्रित करता है? तो यह है हाइपोथैलेमस। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, जो जहाँ से प्रश्न साइंस में पूछे जाते हैं पीसीएस में। आप अगर प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा हाइपोथैलेमस के। और हम वो बता देते हैं कि यह जो है थैलेमस के आधार पर स्थित होता है। हाइपोथैलेमस में कई केंद्र होते हैं जो कि शरीर के तापमान, खाने पीने की इच्छा को नियंत्रित करते हैं। इसमें जो है तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं के कई समूह भी शामिल हैं जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन नामक हार्मोन का स्राव करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की थायराइड ग्रंथि में हार्मोन संश्लेषण की सामान्य दर के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है? तो यहाँ पे आयोडीन आवश्यक है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आयोडीन की कमी से घेघा नामक रोग होता है, इसको ग्वाइटर भी बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में किस हड्डी को सामान्यतः कॉलर बोन कहा जाता है? कॉलर बोन, तो कॉलर बोन जो है यह हंसली कहलाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? रक्त शर्करा को कंट्रोल करने के लिए तो इंसुलिन है। और इंसुलिन का स्राव जो होता है वह अग्न्याशय के बीटा कोशिकाओं से होता है, ये भी याद रखिएगा। अग्न्याशय के यानी कि पैनक्रियाज के बीटा सेल्स से इंसुलिन का स्राव होता है और यह मानव शरीर में शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। इसकी कमी से डायबिटीज हो जाता है और फिर इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड का उदाहरण है? कौन सा यहाँ पे डाइसैकेराइड का उदाहरण है? तो इसमें जो सुक्रोज है और माल्टोज है यह डाइसैकेराइड के उदाहरण है। और हम आप लोगों को बता दें कि कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें से एक होता है मोनोसैकेराइड, दूसरा होता है डाइसैकेराइड और तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड जो होता है उसमें यह एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। जो मोनोसैकेराइड के बारे में बता रहे हैं कि यह एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो एक कीटोन इकाई से बना होता है, जो एक इकाई से बना होता है उसे मोनो कहते हैं। इसमें इसके कुछ उदाहरण हैं जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज और गैलेक्टोज। सेकंड है डाइसैकेराइड, तो यह दो ग्लूकोज के अणुओं से बना होता है। इसके उदाहरण है सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। और पॉलीसैकेराइड, तो पॉलीसैकेराइड जो है 3 या 3 से अधिक ग्लूकोज अणुओं से बनता है और इसके जो उदाहरण है यह स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, यह पॉलीसैकेराइड है। तो इस प्रकार से यहाँ पे पूछा गया है कि डाइसैकेराइड का उदाहरण यानी कि जिसमें दो ग्लूकोज के अणु पाए जाते हैं, तो यह है सुक्रोज और माल्टोज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन B12 के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? कौन सा खनिज आवश्यक है? तो यहाँ पे कोबाल्ट जो है यह आवश्यक है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और विटामिन B12 की कमी से, जिसका रासायनिक जो नाम है वह है साइनोकोबाल्मिन है, और इसकी कमी से एक होता है पर्सीनियस एनीमिया, वह हो जाता है। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह है साइनोकोबाल्मिन, और इसकी कमी से पर्सीनियस एनीमिया होता है जो कि बहुत ही घातक होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिडाल परीक्षण के द्वारा पता किया जाता है। बिडाल परीक्षण के द्वारा, तो बिडाल के द्वारा क्या? तो आंत्रज्वर यानी कि क्या होता है? टाइफाइड का पता किया जाता है बिडाल टेस्ट के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पूछा गया प्रश्न है ये प्रीलिम्स में। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक सुमेलित नहीं है? कौन सा यहाँ पे ऐसा रोग कारक है जो कि सुमेलित नहीं है? सिफिलिस, तो ट्रेपोनेमा पैलिडियम जीवाणु से होता है, सही है। इन्फ्लुएंजा, तो यह आर्थोमेक्सोवायरस से होता है, ये भी सही है। चिकन पॉक्स, तो यह वेरियोला वायरस से नहीं, बेरिसेला है ना कि योला। तो यहाँ पे यही जो है सही नहीं है।
और एड्स जो है यह ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम से होता है, यानी कि वायरस से होता है। तो ये भी सही सुमेलित है। इसमें जो सही सुमेलित नहीं है और प्रश्न में यही पूछा गया है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वेरियोला नहीं होता है, बेरिसोला होता है। नेक्स्ट है वात स्फीति इम्फेसिमा एक विकार है। किसका विकार है? तो यह विकार है श्वसन तंत्र का। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसमें जो वायु कोशिकाएं होती हैं वह क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप श्वास नली की सतह जो है छोटी हो जाती है और इसके कारण जो है सांस लेने में दिक्कत होती है। तो वात स्फीति जो है यह श्वसन संबंधी बीमारी है। नेक्स्ट प्रश्न है मेलाटोनिन निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है? मेलाटोनिन तो यह स्रावित होती है पिनियल ग्रंथि के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मेलाटोनिन के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। मेलाटोनिन जो है एक हार्मोन है जो अंधेरे की प्रतिक्रिया में मस्तिष्क के केंद्र में स्थित एक छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है, इसलिए इसे अंधेरे का हार्मोन कहा जाता है। आप लोगों को बता दें, जब आप लोग लाइट जला के सोते हैं तो इसका जो स्राव है वह रुक जाता है, और लाइट मैक्सिमम हो सके तो लाइट ऑफ करके ही सोना चाहिए, क्योंकि इस हार्मोन का स्राव अच्छी तरीके से होगा तो आपका नींद जो है वो अच्छा होगा। नहीं तो लाइट जला के सोने से आपकी नींद बाधित होगी और इस हार्मोन का स्राव पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है, तो इसलिए ये हार्मोन जरूरी है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है जब किसी पुरुष में बढ़े हुए स्तन, शरीर पर कम बाल, मानसिक मंदता और जनन अक्षमता की स्थिति होती है तो वह किस सिंड्रोम से इफेक्टेड होते हैं? तो वह अफेक्टेड होते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, और इसी को बोलते हैं थर्ड जेंडर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एस्परगिलस नाइगर एक सूक्ष्म जीव है जिसका उपयोग किया जाता है। किसमें उपयोग किया जाता है इसका? तो इसका जो उपयोग होता है यह उपयोग होता है सिट्रिक अम्ल के उत्पादन में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है लाइकेन सहजीवी संबंध है। लाइकेन जो है वह किसके किसके बीच का सहजीवी संबंध है? तो यह कवक एवं शैवाल के बीच का सहजीवी संबंध है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये एक दूसरे को भोजन और आवास उपलब्ध कराते हैं और साथ साथ जीते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पादप ऊतकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कोलेनकाइमा स्थूल कोण ऊतकों की मोटी कोशिका भित्त वाली जीवित कोशिकाएं होती हैं और तन्यता शक्ति प्रदान करती हैं। दूसरा है पैरोनकाइमा ऊतक मृत कोशिकाओं से बने होते हैं और यांत्रिक ऊतकों के रूप में कार्य करते हैं। कौन सा यहाँ पे सही है? सही कथन पूछा गया है, तो यहाँ पे सिर्फ पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ विटामिन है, दूसरी तरफ रासायनिक नाम दिया हुआ है। पहला है विटामिन B3 नियासिन, बिल्कुल सही है। विटामिन B6 पैराडॉक्सिन, विटामिन B6 पैराडॉक्सिन ये भी सही है। विटामिन डी टोकोफेराल नहीं, विटामिन डी टोकोफेराल नहीं है, कैल्सीफेराल होता है। विटामिन के फिलोकेविनोन, तो टोकोफेराल जो होता है वो विटामिन ई को कहा जाता है, ना कि विटामिन डी को। विटामिन डी जो है वो कैल्सीफेराल के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी जो है यह सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सही सुमेलित हैं। ऑप्शन सी जो है यह यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। विटामिन B3 जो दिया हुआ है नियासिन, इसकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है, जिसको 4D सिंड्रोम रोग भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर इसका। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लिपिड के संश्लेषण का मुख्य स्थल है? कौन सा है? तो यह जो है अंतःप्रद्रवी जालिका है लिपिड के संश्लेषण का प्रमुख स्थल। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पादप संघ के उभयचर हैं। पादप संघ के उभयचर कौन है? तो पादप संघ के उभयचर जो हैं यह ब्रायोफाइट्स हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन ऐसा है जो कि सही नहीं है? तो ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है कि डीएनए में आरएनए की तुलना में न्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला छोटी होती है, यह यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न है
रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऐसे सही है? कौन सा यहाँ पे सही है? पहला कथन है अमोनिया का उत्पादन प्राकृतिक गैस से होता है। दूसरा कथन है सल्फर तेल शोधन प्रक्रिया का उत्पाद है। कौन सा यहाँ पे सही है? तो दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण नहीं होता है? कौन सा रोग जो है वह वायरस के कारण नहीं होता है? तो तपेदिक जो है यह वायरस के कारण नहीं होता है, या बैक्टीरिया के कारण होता है, यानी कि जीवाणु के कारण होता है। पोलियो जो है इसका वायरस जो है पोलियो वायरस है। डेंगू, तो डेंगू जो है ये फेलिबो वायरस से होता है। और तपेदिक जो है यह माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से। और खुरपका एवं मुंहपका जो है ये भी वायरस से होते हैं, पिकोरना वायरस से। तो यहाँ पे जो वायरस से नहीं होता है वह हो जाएगा ऑप्शन सी तपेदिक। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रोग सीसी मक्खियों द्वारा फैलता है? तो निद्रा रोग होता है, या मक्खियाँ जब काटती हैं ये सबसे ज़्यादा विषुवत रेखीय क्षेत्र में होती हैं, और यहाँ पे जब लोगों को काट लेती हैं तो वो निद्रा, उनको नींद बहुत ज़्यादा आती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है माँ के दूध में किस प्रकार का एंटीबॉडी पाया जाता है? तो यह एंटीबॉडी जो है किस प्रकार का होता है? तो यह होता है IgA। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? कौन सा विटामिन ऐसा है कि जो कि वसा में घुलनशील नहीं है? तो विटामिन बी जो है यह वसा में घुलनशील नहीं है, या जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील जो विटामिन है वह है बी और सी, जबकि वसा में जो घुलनशील है वह है ए, डी, ई और के। ये तीनों वसा में घुलनशील हैं, और बी और सी जो है या जल में घुलनशील है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन निम्नलिखित में से किस बीमारी से सुरक्षा प्रदान करती है? किससे सुरक्षा प्रदान करती है? तो यह टिटनेस से सुरक्षा प्रदान करती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक में फल नहीं है? कौन सा इसमें से वास्तव में फल नहीं है? तो स्ट्रॉबेरी जो है यह फल नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसका क्या रीजन है ना, जब अन्य पुष्प भाग जैसे कि थैलमस कैलिक्स फल का प्रमुख भाग बनते हैं, ऐसे फलों को अवास्तविक फल, सहायक फल अथवा नकली फल या स्यूडोकार्प के रूप में वर्णित किया गया है। उदाहरण के लिए स्ट्रॉबेरी या फिर रास्पबेरी। तो इसीलिए ये स्ट्रॉबेरी जो है फल नहीं माना जाता। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पशु कोशिका में मौजूद होता है? कौन सा इसमें से पशु कोशिका में मौजूद होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा सिलिया। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। और सिलिया जो है यह सूक्ष्म नलिकाएं हैं जो कोशिकीय गति में सहायता करती हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है जैव निम्नीकरण अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए निसर्गुना तकनीक विकसित की गई है, किसके द्वारा? तो यह तकनीक जो है यह विकसित हुई है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाइड्रोजन ईंधन सेल का उपकरण है जो परिवर्तित करता है किसको? तो यह परिवर्तित करता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बॉन्डी नाम से विश्व का पहला सार्वजनिक बॉन्ड लॉन्च किया था। दूसरा है वेस्ट वर्जीनिया ब्लॉकचेन के माध्यम से इंटरनेट वोटिंग की अनुमति देने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राज्य बन गया है। कौन सा कथन इसमें से सही है? तो यहाँ पे केवल दूसरा कथन सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। केवल दूसरा जो है यहाँ पे सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है ग्लोनास
किस देश की वैश्विक नेविगेशन प्रणाली है? ग्लोनास। ग्लोनास जो है यह रूस की वैश्विक नेविगेशन प्रणाली है, और जो जीपीएस है वह अमेरिका की प्रणाली है। नेक्स्ट प्रश्न है, और बाइडू जो है वह चीन की नेविगेशन वैश्विक नेविगेशन प्रणाली है। तो ग्लोनास जानते रहिएगा, यह रूस का है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया है वर्ष 2007 से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे याद रखिएगा, वैश्विक नेविगेशन प्रणाली की बात आई है तो भारत का जो है यह नाविक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन यहाँ पे सही है? इसमें दिया हुआ है कि AICRA वर्ष 2018 में स्थापित एक गैर लाभकारी संगठन है। दूसरा कथन है, स्टार्टअप के लिए उष्मायन वातावरण को बढ़ावा देने के लिए AICRA द्वारा टेक स्टार्टअप प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो केवल दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्भय मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, यह लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। दूसरा कथन है, इसे एक मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है और यह एक अत्यधिक उन्नत जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली द्वारा निर्देशित होता है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कोविड-19 वैक्सीन कोवावैक्स का निर्माण किया गया है। किसके द्वारा कोवावैक्स का निर्माण हुआ है? तो यह निर्माण हुआ है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जो कोवावैक्सीन है यह एक रिकॉम्बिनेट नैनो पार्टिकल वैक्सीन है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा कोवावैक्स का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अरोरा के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ये प्रकाशीय घटनाएं हैं जो पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के समीप घटित होती हैं। दूसरा कथन है, वे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र तथा वायुमंडल के साथ सूर्य के आवेशित कणों की परस्पर क्रिया के कारण होते हैं। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अरोरा दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव दोनों पर दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र और राज्य सही सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? तो कुडनकुलम जो है यह तमिलनाडु में है, बिल्कुल सही है। काकरापारा गुजरात में है, ये भी सही है। नरोरा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में, ये भी सही है। और कैगा जो है यह महाराष्ट्र में ना होकर के कर्नाटक में है। कैगा जो है यह कर्नाटक में है, ना कि महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो है वह तारापुर है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा दिन जो है वह राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में जाना जाता है? तो यह है 11 मई। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किरणें और खोजकर्ता सही सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? तो इंफ्रारेड के WW हर्सेल हैं, बिल्कुल सही है। एक्सरे के WC रॉन्टजन है, ये भी सही है। पराबैंगनी किरणों के JW रिटर हैं, ये भी सही है। गामा किरणों के जो HR हर्ट्ज दिया हुआ है, यह सही नहीं है। गामा किरणों की जो खोज की थी यह पॉल बिलार्ड द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन डी जो है यह सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है? कौन सा इसमें से पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा सी, तारों का प्रकाश जो है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है। बाकी मृग मरीचिका, ऑप्टिकल फाइबर रचना, संचार और हीरे का चमकना यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो तारों का प्रकाश जो है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइपरमेट्रोपिया को एक का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। हाइपरमेट्रोपिया जो है यह होता है दूरदृष्टि दोष को हटाने के लिए, उसका इलाज करने के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
और दूर दृष्टि दोष में होता है कि आपको पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है लेकिन दूर का आपको दिखाई देता है। और निकट दृष्टि दोष जो है, जिसको मायोपिया कहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आपको निकट का दिखाई देता है लेकिन दूर का नहीं दिखाई देता है, और आपको अवतल लेंस का प्रयोग करके आपका चश्मा बनाया जाता है जिससे आपको साफ दिखाई देता है। तो यहाँ पे पूछा गया है चूंकि हेट्रोपिया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तल लेंस, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 150 प्रश्न जिसको हमने सॉल्व किया। और प्लीज़ आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।